गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपने यदि ITI पे डिप्लोमा किया है तो आपने पढ़ा होगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से। आज उसको देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो पहला वाला जो वीडियो होगा पूरा ओवरव्यू होगा। यदि आप ओवरव्यू को समझ लेंगे तो आगे जो मैं मैराथन से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इस सब्जेक्ट को यदि आप डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई JEE एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो कम से कम 45 से 50 घंटे पढ़ते हैं। यदि आप AE एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो कम से कम 70 से 80 घंटे आप पढ़ते हैं डिटेल में मिनिमम। मैं पढ़ाता हूँ तो भैया 90 आवर्स मेरे को लगते हैं AE के अंदर पढ़ाने में सारी चीज़ें। लेकिन ये आपको 4 से 5 घंटे में आपको एक बार गो थ्रू करवाना है, रिविजन करवाना है। तो मैं आपको PPT से पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर नोट से पढ़ा दूंगा, फार्ट नोट से। लेकिन जो पहले वाली क्लास है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, एयर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो TO का सिलेबस है उसके अंदर केवल और केवल हमें वाटर के बारे में स्टडी करना है, वाटर के बारे में स्टडी करना है। क्या वाटर के बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब आप वाटर के बारे में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे, बेसिक से समझना है आपको एक एक करके। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में हम जो वाटर की स्टडी करेंगे ना, उसमें दो टाइप के वाटर होंगे। एक तो पानी को साफ करने का प्रोसेस, दूसरा पानी को साफ करके सप्लाई करने का, फिर गंदे पानी को साफ करने का। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वाटर सोर्स ढूंढना पड़ेगा। आपने मान लीजिए वाटर सोर्स का आपने जुगाड़ बना लिया, आपने वाटर सोर्स का जुगाड़ बना लिया, आपने वाटर सोर्सेस पता कर लिए, ठीक है। वाटर सोर्सेस में कुछ भी हो सकता है ना। वो हो सकता है रिवर हो, कोई रिवर हो सकता है वो कोई डैम हो सकता है वो ट्यूबवेल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने जो वाटर सोर्स का जुगाड़ बना लिया, अब इस वाटर सोर्स से पानी को क्या किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में डायरेक्टली सप्लाई कर दोगे, नहीं करोगे ना। उस पानी को आपको क्या करना होगा, इस पानी को आप यहाँ से लेंगे, किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, और उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये जो पानी था इस पानी को साफ करेंगे। इस पानी को हम साफ करने वाले हैं। तो इस पानी को जैसे ही आप सोर्स से उठाएंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे पाइप के थ्रू, ठीक है, पाइप के थ्रू ले जाएंगे। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे पानी को साफ करेंगे, कितना पानी को साफ करना है, इसके लिए हमें पहले ही वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करना होगा। वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो आप पढ़ेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आज के लेक्चर में, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इन क्वालिटी पैरामीटर को आपको चेक करना होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जैसे आप ले जाएंगे, पहुंचने से पहले ही यानी साफ करने से पहले ही वाटर क्वालिटी पैरामीटर आप चेक करते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करने से हमें ये पता चल जाता है कि पानी के अंदर क्या इम्प्यूरिटीज है, हमें क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, यानी हम कितने ट्रीटमेंट यूनिट लगाएंगे, कितना ट्रीटमेंट यूनिट लगाएंगे। और दूसरी बात, इस पानी को कितना साफ करना है, इस पानी को हमें पीने के लायक बनाना है, पीने के लायक बनाना है। अब इस पानी को पीने के लायक बनाना है तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर की परमिसिबल लिमिट क्या होती है, परमिसिबल लिमिट क्या होती है, उस परमिसिबल लिमिट को हम चेक कर लेंगे। क्या वो एक मान लीजिए ट्रू कलर मान लीजिए 5 TCU अलाउ है, तो क्या 5 TCU से ज़्यादा है, क्या 1 TCU से कम है, वो सारा चीज़ आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाएंगे। बहुत सारे यूनिट आपको मिलेंगे, मान लीजिए कोई A यूनिट है, B यूनिट है, C है, D है। इस तरीके के यूनिट से पानी पास होता हुआ जाएगा, इस तरह के यूनिट से पानी पास होता हुआ जाएगा। जब फाइनली हमारा पानी साफ हो जाएगा तो उस पानी को कहीं स्टोर कर देते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक होता है, ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है। इस ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर आप पानी को स्टोर कर देते हैं। पानी को स्टोर करने के बाद इस पर्टिकुलर पानी को आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किसी पर्टिकुलर टाउन में सप्लाई कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर टाउन में इस पानी को सप्लाई कर देते हैं। वहाँ की जनता यहाँ पर क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को सप्लाई कर देते हैं, कहाँ, पीने के लिए, उस पर्टिकुलर टाउन में। फिर क्या होगा, उस पानी को क्या करने वाले हैं, ये चीज़ हो गई, पानी सप्लाई हो गया, जनता उस पानी को पिएगी, यूज करेगी, फिर इसके बाद वो पानी गंदा हो जाएगा। तो लगभग आपको 80% वाटर एज अ वेस्ट वाटर मिलता है। कैसा मिलता है, एज अ वेस्ट वाटर मिलता है, एज अ गंदा पानी मिलता है, एज अ वेस्ट वाटर मिलता है, एज अ गंदा पानी मिलता है।
अब ये जो गंदा पानी आपको मिलता है, इस गंदे पानी को आप कहीं सीवेज ट्रीटमेंट, अभी कहीं छोड़ नहीं सकते आप, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज एफटीपी बोल सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। वहां ले जाके पानी को साफ करते हैं। तो यहाँ से जब पानी को ले जाएंगे, इस गंदे पानी को, तो पहले तो चेक करते हैं कि भैया इस गंदे पानी की वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लेंगे। फिर इस पानी को हम ले जाते हैं सीवर के थ्रू, तो सीवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? सीवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सीवर सिस्टम यानी एक सीवर लाइन्स रहेगी, सीवर लाइन्स के थ्रू आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं। पानी को वहाँ क्या करते हैं? साफ करते हैं। फिर इस पानी को किसी लैंड में या फिर किसी वाटर बॉडी में आप छोड़ देते हैं, वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं, चेक कर लेते हैं कितना अलाउबल है उसके अकॉर्डिंग। कुल मिला के बात है, ऊपर से समझना, सबसे पहले तो वाटर फोर्सेस के बारे में जानना है, क्या क्या वाटर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में आपको जानना है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को कैसे साफ करते हैं। फिर पानी को साफ करने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पानी जो हमारा गंदा पानी मिलता है, उस गंदे पानी को कितने टाइप की फीवर से होकर जाता है, उस फीवर के बारे में, उनके बेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो आपका सीवेज होता है उसी का दूसरा नाम समझ लो आप अभी, वेस्ट वाटर। क्या समझ लो? वेस्ट वाटर, गंदा पानी, ठीक है, गंदा पानी, गंदा पानी समझ लो आप, ठीक है। फिर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, फिर यहाँ पानी को साफ करते हैं। साफ करने के बाद किसी जमीन पे या फिर किसी वाटर बॉडी में आप मिला देते हैं। एक कुछ होता है बेसिक आपका, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। हालांकि मैंने चीज़ें पहले से बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका सोर्स ऑफ वाटर था, फिर आपने ट्रीटमेंट प्लांट में ले गए, तो यहाँ पर आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू टाउनशिप में पानी जाएगा, टाउनशिप से सीवर लाइन के थ्रू आपके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, फिर इसको अपन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ही हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं ITI TO के लिए। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत बिल्कुल ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको देखनी होगी। कैसे ऊपर ऊपर से देखना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर का जस्ट आपको नाम, अलाउबल लिमिट और मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सारे ट्रीटमेंट यूनिट होती है, इनका आपका डिजाइन पीरियड भी पता होना चाहिए। तो हम लगातार टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। पहला जो हमारा सेशन है, इसमें टॉपिक क्या है? डिजाइन पीरियड का कॉन्सेप्ट है। इस पर्टिकुलर टेबल में हम डिजाइन पीरियड के बारे में देखेंगे। डिजाइन पीरियड, डिजाइन पीरियड किसका देखेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके बताऊंगा। मैं पतला कर लेता हूँ पेन को ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। पहला हमारे पास यूनिट है वेरियस वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। हमने आपको बताया कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जब पानी आपको सोर्स से मिल गया, इस सोर्स से जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ले जाते हैं तो बहुत सारी यूनिट होती हैं। उन यूनिट के थ्रू हमारा पानी साफ होता है। तो उन यूनिट का डिजाइन पीरियड क्या होता है? उन यूनिट का डिजाइन पीरियड क्या होता है? कितने साल के लिए बनाई जाती है? यदि आप एरिएशन टैंक बना रहे हैं, आप सेडिमेंटेशन टैंक बना रहे हैं, आप फिल्ट्रेशन बना रहे हैं, फिल्टर बना रहे हैं, तो कितने साल तक वो चलेगा, वो आपका डिजाइन पीरियड होता है। तो जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट होती है आगे हम बताएंगे। तो ट्रीटमेंट यूनिट में क्या आ सकता है? आपका एरिएशन टैंक आ सकता है, सेडिमेंटेशन टैंक आ सकता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आ सकता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आ सकता है, फ्लोकुलेशन टैंक आ सकता है। बहुत सारी यूनिट होती है। तो जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट होती है, जो कि आगे लेक्चर में आप देखेंगे, तो जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट होती है उनका जो डिजाइन पीरियड होता है वो 15 ईयर होता है। कितना होता है? 15 ईयर होता है। अब जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट होगी, मान लो ट्रीटमेंट यूनिट है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए और बी में पानी जाएगा, फिर बी से सी में पानी जाएगा। तो ये पाइप होती है ना, ये पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट, सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप होती है, उस पाइप का जो डिजाइन पीरियड होता है वो 30 साल होता है। कितना होता है? 30 साल होता है। फिर जो सर्विस रिजर्वायर होता है, जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, एक तो सर्विस रिजर्वायर आपका ओवरहेड वाटर टैंक होता है, जो आपने देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से कुछ देखा होगा। एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो जमीन से नीचे होता है ना, इसको सम्प भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सम्प भी बोला जाता है। तो सर्विस रिजर्वायर का 15 साल होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जब पानी साफ करके ओवरहेड वाटर टैंक में आप स्टोर कर देते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पानी को सप्लाई करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता है, वो आपका 30 साल का होता है। कितना साल होता है? 30 साल होता है। तो डिजाइन पीरियड के बारे में समझ में आ गया कि हमारे पास जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट होंगी उनका 15 साल होगा। फिर उन यूनिट को कनेक्ट करने वाले जो पाइप होगा उसका 30 साल होगा।
सर्विस रिजर्वायर का 15 साल होगा। फिर इसके बाद बता रहा हूँ ना, 15 साल हो गया। फिर आप पानी को जो सप्लाई करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसका भी 30 साल होता है। आई होप आपको ये डिजाइन पीरियड समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, है ना, उन पैरामीटर्स के बारे में आपको डायरेक्टली अच्छे से स्टडी करनी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद जनरली आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपके हैं। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, अब मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा ना तो लेक्चर आपके बहुत डिटेल हो जाएंगे। चलो मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, मैंने पीपीटी आपके लिए बना रखी है, जस्ट अ मिनट। देखो, ये आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम आ चुके हैं। फिजिकल पैरामीटर होते हैं, केमिकल पैरामीटर होते हैं एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं। फिजिकल पैरामीटर में क्या क्या आते हैं मैं एक बार लिख के दिखा दूं ताकि आपको फीलिंग आ जाए, बाकी तो चीज़ें आप पीपीटी कर लेना। पहला आपका होता है सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड। दूसरा आपका होता है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। तीसरा आपका होता है कलर, कलर। फोर्थ आपका होता है टेस्ट एंड अडर, टेस्ट एंड अडर। फिफ्थ आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होते हैं, जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं, तो ये आपके होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड अडर एंड टेम्परेचर। ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। उसी तरीके से आपके केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड आ जाता है, डिजॉल्व्ड सॉलिड आ जाता है, एल्कानिटी आ जाता है ना। सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा फिजिकल पैरामीटर है, कौन सा केमिकल है, पता होना चाहिए। डिजॉल्व्ड सॉलिड होता है, एल्कानिटी होता है, हार्डनेस होता है, हार्डनेस होता है, क्लोराइड कंटेंट आता है आपका, क्लोराइड कंटेंट आ जाता है। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट के बाद आपके जो टॉक्सिक मेटल आ जाते हैं, है ना, टॉक्सिक मेटल, नॉन टॉक्सिक मेटल, नॉन टॉक्सिक मेटल। आपका नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक, कौन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन कंटेंट आ जाता है, नाइट्रोजन कंटेंट आ जाता है, फ्लोराइड आ जाता है, कौन आ जाता है, फ्लोराइड आ जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये सबके केमिकल क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। कौन होते हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। एक एक करके नाम आप याद रखिए, कोई भी सवाल पेपर में बन सकता है, कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, तो आपको चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। वही चीज़ें आपकी पीपीटी में लिखी हुई है, इनको एक बार आप देख सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल में हम पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजो, हेलमिंथिस। वो मैं क्लास में जब करवाऊंगा अभी वो मैं दिखा दूंगा आपको। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है, या तो आप चाहो तो इनको डिटेल में स्टडी करो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी लास्ट मोमेंट में आप इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इनके बारे में, बस इतना ही आप ध्यान में रख लेना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब इनको फील करना है यदि आपको कि भैया कैसे पढ़ना है, तो मान लो कोई रिवर थी, इस रिवर से एक सेक्शन में गए, आपने पानी लिया कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर में आपने पानी लिया। अब इस कंटेनर में जो पानी है इसका फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक करना है, इसका आपको क्या करना है, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक करना है। तो एक एक चलो चेक करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, टर्बिडिटी क्या है, कलर, टेस्ट एंड अडर, टेम्परेचर, सारी चीज़ें। तो अब हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है। मैंने टेबल बना दिया आप लोगों के लिए, पहला प्रॉपर्टी दिया रहेगा, दूसरे में अलाउबल लिमिट, तीसरे में कॉज फॉर रिजेक्शन और इसमें टेस्ट। प्रॉपर्टी यानी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हो सकता है। अलाउबल लिमिट यानी इतना अलाउ है, यदि इतना पानी में रहेगा तो हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि पानी के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर ही रहे, लेकिन वो पानी ही आपको नहीं मिल रहा है। तो आप उसको चलो ठीक है भैया नहीं मिल रहा था चलेगा, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउबल कर लेंगे, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो पानी पीने के लिए यूज हम नहीं कर सकते हैं। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब ये है कि ब्रस्ट सिनेरियो में इतना जा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो पानी के अंदर सॉलिड होंगे, उनमें से कुछ सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, कुछ डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। तो डिजॉल्व्ड सॉलिड में आपका क्या आता है, वो आता है आपका केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। सस्पेंडेड सॉलिड आपके होते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो उसमें जो अलाउबल लिमिट है 30 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिएक्शन है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। जिस मेथड से टेस्ट किया जाता है उस मेथड का नाम है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है,
दूसरा आपका होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है पानी कितना गंदा है, उसका NTU होता है, 1 NTU अलाउबल लिमिट होता है। कॉज फॉर रिजेक्शन 10 NTU होता है। और 1 NTU का मतलब होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। क्या होता है? नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। NTU का मतलब नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। और इसको मेजर करने का तरीका 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टर्बिडिटी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर होता है और बेलिफ टर्बिडिटी मीटर होता है। जो टर्बिडिटी मीटर होता है इसके बॉटम में जो रॉड होती है ना, यहाँ पर प्लेटिनम की निडल लगी होती है। किसकी? प्लेटिनम की निडल लगी होती है। नेफ्लोमीटर होता है और बेलिफ टर्बिडिटी मीटर होता है। जैसे कंटेनर में पानी भरा, यदि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कंटेनर में आपने पानी भरा, फिर यहाँ से आप जब इंसिडेंट लाइट रे पास करवाते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट पास करवाते हैं, जो लाइट 90 डिग्री पर पास हो जाती है उसके लिए नेफ्लोमीटर काम करता है। और जो लाइट रिटर्न आ जाती है 0 डिग्री पर, उसके लिए बेलिफ टर्बिडिटी मीटर काम करता है। दो तरीके हो सकते हैं। देखो समझो पहले बात को, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सस्पेंडेड सॉलिड एयर, टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद हैं उनकी वजह से पानी कितना गंदा है, ये चीज़ तो आप देखने वाले हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आपके पानी में टर्बिडिटी आती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 500 मिलीग्राम पर लीटर सस्पेंडेड सॉलिड है तो 500 टर्बिडिटी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। इसके अंदर बहुत सारी टर्बिडिटी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आप लाइट रे को पास करवाते हैं, इंसिडेंट लाइट रे पास करवाते हैं। तो कुछ लाइट तो टकरा के वापस आ जाएगी, कुछ लाइट तो टकरा के वापस आ जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी एज इट इज वापस आ जाएगी। कुछ लाइट होगी जो पास हो जाएगी, कुछ लाइट होगी जो पास हो जाएगी, कुछ लाइट आपके पास हो जाएगी, कुछ लाइट आपके 90 डिग्री पे टकरा के आ जाएगी। तो जो आपके 90 डिग्री पे आती है उसके लिए नेफ्लोमीटर काम करता है, और जो आपके पास हो जाती है यहाँ आ जाती है उसके लिए बेलिफ टर्बिडिटी मीटर काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कलर की बात करें तो कलर का जो अलाउबल लिमिट होता है 5 TFU होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 25 TFU होता है। मेजर कैसे करते हैं पानी के अंदर कलर है? टिंटोमीटर से। किससे मेजर करते हैं भैया? टिंटोमीटर से। TFU का फुल फॉर्म होता है ट्रू कलर यूनिट, ट्रू कलर यूनिट होता है। क्या होता है? ट्रू कलर यूनिट होता है। अलाउबल लिमिट 5 TFU है, कॉज फॉर रिजेक्शन 25 TFU है। टेस्ट एंड अडर की बात करें, स्वाद और गंध की बात करें तो 1 से 3 के बीच होता है। और इसके लिए मेजर करते हैं ओस्मोस्कोप से। किससे? ओस्मोस्कोप से। ये आपका हो गया फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब हम बात करते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के। आपका जैसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करें तो फिर 500 से 2000 होता है, उसमें 30 मिलीग्राम और 2000 सस्पेंडेड सॉलिड के लिए। डिजॉल्व सॉलिड के लिए 500 और 2000 है। इसका मेजर करने का तरीका ग्रेविमेट्रिक मेथड ही होता है, ध्यान में रखना है। हार्डनेस की बात करें, 2 टाइप की हार्डनेस होती है, कार्बोनेट हार्डनेस होती है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है, आगे देख लेंगे। तो इसमें आप बताइए, इसका जो अलाउबल लिमिट होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन आपका 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मेजर करने का तरीका क्या है? EDTA होता है, कितना पानी के अंदर हार्डनेस है। इसके लिए आपको इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आपको EDTA मेथड का यूज किया जाता है, EDTA मेथड का यूज किया जाता है। आगे बात करें क्लोराइड कंटेंट के बारे में, तो जो क्लोराइड कंटेंट पानी के अंदर आता है 3 चीज़ों की वजह से आ सकता है। सीवेज की वजह से आ सकता है, सीवेज की वजह से आ सकता है, एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस की वजह से आ सकता है, एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस की वजह से आ सकता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जस्ट अ मिनट, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पानी में क्लोराइड कंटेंट आ सकता है। अब बोलेंगे एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस कैसे आता है? मान लो खेत में आपने यूरिया DAP डाली, अब वो धीरे धीरे परकोलेट होकर पानी मिल जाता है, तो पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट आ जाता है, ये बात है। अच्छा, आयरन की मात्रा कितनी होती है? आयरन की मात्रा 0.1 से अलाउबल होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। सल्फेट का पूछेगा तो 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 400 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आर्सेनिक का 0.01 अलाउबल होता है, 0.05 कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। फ्लोराइड की जो मात्रा है 1 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहती है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। लेकिन फ्लोराइड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। देखो फ्लोराइड की मात्रा यदि पानी के अंदर 0 से 1 के बीच में है तो बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि 0 से 1 के बीच है तो हेल्थ के लिए गुड क्यों होता है? इट रिएक्ट विथ टूथ एनेमल इन चाइल्ड एंड मेक देयर टीथ स्ट्रांगर। जो दांत के मसूड़े होते हैं उससे रिएक्ट करता है और उनको मजबूत बनाता है, ये 0 से 1 के बीच में है। लेकिन मान लो भैया 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो कहाँ तक जा सकते हैं? 1.5 तक, 1.5 से ज़्यादा अलाउबल नहीं होता। एक है ना 0 से 1 यानी 1 अलाउबल रहता है, 1.5 कॉज फॉर रिजेक्शन में आ जाएगा।
1.5 से 5 के बीच में होता है तो आपके दांतों के कलर को खराब कर देता है, जिसे मोटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं, है ना। मोल्टिंग, कई जगह मोटलिंग लिखा रहता है, मोटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं, मोटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं। अब हम बात करेंगे, यदि 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया तो क्या होता है भैया, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियाँ क्या होती, वीक हो जाती हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती, खोखली हो जाती हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना है आप। तो 0 से 1 के बीच में तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के दांत के मफोड़े से रिएक्शन करेगा, उनको मजबूत बनाएगा। 1 से 1.5 के बीच में तो चलेगा, 1.5 से 5 के बीच में तो भैया दांतों के कलर को खराब कर देगा, डी कलर कर देगा, और 5 से ज़्यादा हो तो हड्डियों को कमजोर कर देता है, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं नाइट्रेट के बाद। तो नाइट्रेट का जो अलाउबल लिमिट होता है 45 मिलीग्राम पर लीटर होता है, और इससे ज़्यादा होता है तो बच्चों में प्रॉब्लम होती है ब्लू बेबी डिसीज की, ब्लू बेबी डिसीज की। ठीक है, अच्छा डिजॉल्व्ड गैसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डिजॉल्व्ड गैसेस 3 होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। जो आपका मेथेन होता है एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक नेचर का होता है। CO2 बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। और H2F क्या होता है, H2F हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से बैड स्मेल आती है, जैसे फड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है। ठीक है, फड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप लिखे नहीं है तो आप थोड़ा नोट कर लेना कहीं, पीने वाला जो पानी का सप्लाई पाइपलाइन होता है, टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा एक आध चीज़ और देख लो, इसके अंदर लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। एल्कानिटी पूछे तो पानी के अंदर जो एल्कानिटी होती है, एल्कानिटी 3 की वजह से होती है, कार्बोनेट आयन की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है, और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से होती है। कार्बोनेट आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, और आपके हाइड्रॉक्सिल आयन हो गए। ठीक है, हाइड्रॉक्सिल आयन हो गए, इनकी वजह से पानी के अंदर एल्कानिटी होती है। कार्बोनेट से कार्बोनेट एल्कानिटी, बाइकार्बोनेट से बाइकार्बोनेट एल्कानिटी, और हाइड्रॉक्सिल आयन से कास्टिक एल्कालिनिटी होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछ सकते हैं, बेसिक है बिल्कुल, ये चीज़ें इनको छोड़ने लायक नहीं होता, इनको अच्छे से आप कर लो। ठीक है, सवाल आएगा तो आप आसानी से इनको निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान रखिए। पीएच क्या होता है, पीएच किसके अंदर आता है, पीएच भी आपका केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आता है। तो जो पीएच है ये बताता है कि हमारा पानी कितना एसिडिक है, पानी हमारा कितना एसिडिक है, पानी हमारा कितना बेसिक है, इस चीज़ के बारे में बताता है। तो जो पीने वाला पीएच हो, पानी पीने वाला जो पानी होता है उसका जो पीएच होता है कितना होता है, पीएच को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। किसका, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है पीएच मेजर करने के लिए। जो ड्रिंकिंग वाटर आपका होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उस ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच होता है कितना मेंटेन किया जाता है, 7 से 8.5। कितना होता है, 7 से 8.5 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें, कॉज फॉर रिजेक्शन जो आपका होता है वो 6.5 से लेकर के 9.2 के बीच में होता है, 6.5 से 9.2 के बीच में होता है। समुंदर में जो वाटर होता है, पीएच ऑफ सी वाटर, वो कितना रखा जाता है, पीएच ऑफ जो सी वाटर आपका होता है 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। इन बातों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। जो पानी के अंदर पीएच होता है वो एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 7 से 8.5 होता है। कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन के बारे में मैंने बता दिया, 6.5 टू 9.2। और पीएच ऑफ सी वाटर यानी 6.5 से कम नहीं होना चाहिए, 9.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और समुद्र में जो पानी होता है उसके लिए 7.5 से 8.5 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, पीएच प्लस पीओएच ये आपका 14 होता है, कितना होता है, 14 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है, बस इतना रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना जो मैंने बताया अभी पैरामीटर के बारे में इतना ध्यान में रखेंगे तो लगभग लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हर एक यूनिट और उनके वर्क और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से देख करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई उनको याद कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में आप कर पाएँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, पूछ दिया कि भैया सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए, सल्फेट कितना होना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहेगा, तभी आप इनको टेक कर पाएंगे। अच्छे से कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अच्छे से इनको देखना है और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है।